प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित धरती अब भी घूम रही है इस कहानी का अध्ययन करेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 में मीरापुर में हुआ। मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में दिल्ली में हुई। उन्होंने कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, एकांकी, नाटक, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज आदि गद्य की अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई है। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी विचारधारा के लेखक हैं। प्रस्तुत धरती अब भी घूम रही है कहानी में सामाजिक जीवन का यथार्थ रूप उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। लेखक बच्चों की संवेदनशीलता और उनकी निरीक्षण करने की शक्ति से काफी प्रभावित है। इस कहानी में उसी अविश्वसनीय सत्य को उजागर करने का प्रयास तथा दर्शन करने का प्रयास प्रभाकर जी ने इस कहानी में किया है। प्रस्तुत धरती अब भी घूम रही है कहानी में सामाजिक जीवन का यथार्थ रूप उन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है। लेखक बच्चों की संवेदनशीलता से प्रभावित है ही। प्रस्तुत कहानी की नायिका 10 साल की नीना और 8 साल का उसका भाई कमल, यह दोनों नायक नायिका इस कहानी के हैं। इन बच्चों की माता का देहावसान हो गया था और पिताजी रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में है। अतः वह अपने मौसी तथा मौसा के घर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। नीना की उम्र कम थी लेकिन उसकी बुद्धि बहुत अधिक प्रबल हो गई थी, जैसा कि अक्सर मातृहीन बालिकाओं के साथ ऐसा होता है। कारण माता के अभाव में इन बच्चों को विषम परिस्थिति से जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अतः इन बालकों में समझदारी जो वृत्ति होती है वह अन्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। अतः मातृहीन जो बालक है उन बालकों की समझदारी की वृत्ति अन्य सभी बच्चों से अधिक होती है। नीना का छोटा भाई कमल, एक दिन वह रात के समय सुबक रहा था, रो रहा था, तो वह चुपचाप उनके पास जाकर बैठती है और उनकी व्यथा जानने का प्रयास करती है। मौसी के परिवार वाले सो रहे थे। उन्होंने कमल के आंसू उन्होंने पोंछे और उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की। वह अपनी बहन को किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता है। वह उसे सहलाती रहती है, थपथपाती रहती है, अपना मुंह उसका मुंह अपने हाथ में लेती है। अपने भाई की जो आंतरिक पीड़ा है उससे यह बहन व्यथित हो जाती है। उनकी व्यथा देखकर अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पाती। कमल अपनी बहन से कहता है, नींद नहीं आती जीजी, पिताजी कब आएंगे? जीजी पिताजी के पास चलो। पिताजी की यादें इन बच्चों को काफी परेशान करती है, बेचैन करती है। आज कमल को उनके मौसा ने मारा था। अपनी कठिन परिस्थितियों का बयान करते समय उसे बहुत वेदनाएं होती है और ऐसी वेदनाओं के समय, समस्याओं के समय अपनों की यादें बहुत सताती है। मौसी का जो लड़का था प्रदीप, उन्होंने गिलास तोड़ा था और पिटाई कमल की हुई थी। अपने भाई की पीड़ा से नीना भी व्यथित हो जाती है। वह अपना मुंह उसके मुंह पर रख देती है और छाती से लिपटाकर शिशु माँ की तरह वह लेट गई। माँ की तरह अपने छोटे भाई का पालन पोषण वह करती है। एक प्रकार से उसे समझाने की कोशिश वह करती है।
आत्मीयता के कारण कमल की भावनाओं का बांध टूट जाता है। वह बोलता है, जीजी मौसी ने हमें आज बासी रोटी खाने के लिए दी, झूठी रोटी खाने के लिए दी, और सारा जो हलवा बनाया था वह प्रदीप और रंजन को दे दिया और हमें खुरचन दे दी गई। जीजी जब दोपहर को हम मौसा जी के कमरे में गए थे तो हमें गुड़क कर बाहर निकाल दिया गया। मतलब हर तरह से संदेह की दृष्टि से उनकी ओर देखा जाता है। इसीलिए कमल कहता है कि तुम जल्दी से स्कूल से आया करो, जीजी पिताजी जेल में बंद क्यों हो गए हैं? वहाँ पिताजी को रोटी कौन खिलाता है? प्रदीप कह रहा था तेरे पिताजी चोर है, और प्रतिक्रिया स्वरूप सहज रूप में नीना कह देती है प्रदीप झूठा है। प्रदीप झूठा है ऐसा उन्होंने जोश के साथ तो कह दिया, परंतु बहुत डर गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उसकी आवाज़ किसी ने सुनी तो नौबत आ जाएगी। और उसी समय कमल ने महसूस किया कि अपनी जो जीजी है, अपनी बहन है, उसे बहुत बुखार आया है। उन्होंने मौसी के डर से कमल को चुप रहने के लिए उन्होंने कहा, परंतु सचमुच मौसी वहाँ आ गई और कड़क कर आवाज़ में उन बच्चों को बोलती है, उन्हें पूछती है, क्या है रे, क्या है रे नीना? कमल क्यों? कमल क्या है रे? ओहो, भाई से प्यार लड़ाया जा रहा है, तू यहाँ क्यों आई है? अरे बोलती क्यों नहीं? अभी तो बड़ी गुटर गुटर तेरी शिकायत हो रही थी। हाय रे मेरी किस्मत, वह बहन तू खुद तो मर गई पर मुझे इस नरक में छोड़ गई। मौसी नीना और कमल के प्रति अपने जो भैरास है, क्रोध की भावना है, वह प्रकट करती है। मौसी की आवाज़ सुनकर मौसा की भी नींद खुल जाती है। वह जानना चाहते कि मामला क्या है, तो मौसी बता देती है कि दोनों भागने की सलाह कर रहे थे। मौसा भी अपने पत्नी को उनके अलमारी में जो 500 रुपये रिश्वत के रखे हुए हैं वह देखने के लिए कहते हैं। रुपये सुरक्षित है या नहीं देखिए, और देखने के बाद उन्हें संतोष हुआ कि अलमारी में रुपये सुरक्षित है। मौसी झपट कर नीना को कह देती है, चल अपने काट पर, खबरदार जो पास हुए तो। बाप आराम से जेल में बैठा है, मुसीबत डाल गया मुझ पर, न लाती तो दुनिया मुझ पर हंसती। बहन के बच्चे, लेकिन कहने वाले यह नहीं देखते कि हमारे घर में क्या सोने चांदी की खान है, क्या खर्च नहीं होता, पढ़ाई महंगी हो गई है और बच्चों की खुराक बड़ों से ज़्यादा होती है। मौसी भी अपना क्रोध बच्चों पर निकाल देती है, भड़ास निकलती है। मौसा बच्चों के पिताजी के बारे में कहते हैं कि उन्हें रिश्वत लेने के लिए नहीं आती। रिश्वत भी क्या 20 रुपयों की, वही पकड़े गए। मैं रात को 500 रुपये लाया हूँ, कोई कह दे कि साबित कर दे। मैंने उन्हें 300-400 रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहा था। छुड़ाने की जिम्मा मेरा तेरा, परंतु उसी समय वह सत्यवादी बन गए। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। नीना और कमल दोनों चुपचाप अपनी मौसा की बातें सुनते रहे। मौसी का प्रेम भी दिन ब दिन घटता चला गया। दया ऊंच नीच और दंभ की जननी होती है। पिताजी अपने दोनों बच्चों से बेहद प्रेम करते थे। पिता जेल में बंद हुए 2 महीने हुए, अब 7 महीने अब भी शेष है। नीना मन ही मन विह्वल होकर कहती है, पिताजी अब नहीं सहा जाता। मौसा कमल को पीटते हैं, पिताजी तुम आ जाओ, अब हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अब हम बढ़िया कपड़े नहीं पहनेंगे। पिताजी तुमने रिश्वत ली थी तो वापस क्यों नहीं दी? क्यों? पिताजी की मूर्ति दोनों के सामने साकार हो जाती है। उनकी वाणी में मिठास थी, उन्हें कोई नहीं मारता था। पिताजी उनके लिए खिलौने लाते थे, पिताजी उनके लिए खाना बनाते थे, अच्छी अच्छी किताबें लाते थे, फल लाते थे। माता के मरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। नीना ने अपने पड़ोसियों की बातें सुन ली थी
कि पिताजी कहते थे रिश्वत लेना पाप है, फिर उसी आरोप में वह जेल में कैद हो गए। पड़ोसियों के बातों से पिताजी के प्रति बच्चों का जो श्रद्धा भाव है, पिताजी के प्रति आदर की जो भावना है, वह अनायास बढ़ गई थी। नीना की जो मौसा है वह कहते हैं जज से रिश्वत देते तो पिताजी छूट जाते। एक डाकू ने जज को 3,000 रुपये देकर अपनी छुटकारा किया था। एक आदमी ने औरत को मारने पर भी जज से 5,000 रुपये देकर या 500 रुपये देकर वह छूट गया था। मौसा रिश्वत के अनेक प्रकार बताते हैं। जैसे एक प्रोफेसर ने एक लड़की को एमए की कक्षा में अव्वल कर दिया था क्योंकि वह खूबसूरत थी। नीना सोच रही थी कि क्या खूबसूरत होना भी क्या रिश्वत है? इन्हें लेकर जज हकीम अपना काम कैसे कर लेते हैं? तरह तरह के प्रश्न नीना के मन में उत्पन्न होते हैं। खूबसूरत लड़की का वह क्या करते होंगे? काम करवाते होंगे, पर काम तो सभी करते हैं। मौसा बहुत से रुपए लाते हैं पर लड़की नहीं लाते। यह सभी बातें नीना के बाल मानस के समझ की बाहर की बातें हैं, परंतु फिर भी उसी तरह के विचार उनके मन में आते हैं। सुबह उठने पर नीना ने रसोई घर उन्होंने साफ किया, बर्तन को चांदी की तरह चमकाया। मौसी खुश होती है और कहती रोज तो तुम ऐसा काम करती नहीं। प्रतिक्रिया स्वरूप कमल कहता है मौसी आज पिताजी आएंगे। मौसी कहती है कि बाप के स्वागत के लिए रसोई घर सजाया गया है। साथ ही याद दिलाती है कि तुम्हारे पिताजी को जेल से रिहा होने में अब भी 7 महीने बाकी है। जज का जो मकान था वह अत्यंत सुसज्जित था। जज का सुसज्जित भवन हंसी से गूंज रहा था। जज आज विशेष प्रसन्न थी क्योंकि उनकी छोटी पुत्री मनमोहिनी को कमीशन ने सांस्कृतिक विभाग में डायरेक्टर के पद पर चुन लिया था। अतः सभी जज के जो मित्र हैं उनके घर में बधाई देने के लिए आए थे। हर्ष का वातावरण था, आनंद का वातावरण था। मनमोहिनी ने चाय बनाई और चाय बनाते हुए उन्होंने कहा मुझे तो बिल्कुल आशा नहीं थी, पर सचिव साहब की कृपा। प्रतिक्रिया स्वरूप सचिव साहब कहते हैं मेरी कृपा, आपको कोई ना कर दे, आपकी प्रतिभा, कहकर सचिव भी उनकी खुशामद करते हैं। ऐसी अवस्था में एक बैरे ने उनके हाथ में तार दिया। बैरे मतलब दूत। तार खोलते ही जज ने देखा कि उनके बड़े बेटे की नियुक्ति इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर हो गई है और उसे मद्रास जाना है। अतः अपना पुत्र तथा अपनी पुत्री मनमोहिनी के सफलता से जज आज विशेष प्रसन्न थे। उन्हें बहुत खुशी हो गई थी। हर माता पिता को अपने बच्चों की सफलता पर खुशी होती है, उसी तरह से खुशी जज साहब को हो गई थी। जज खुश होकर अपनी पत्नी से कहते हैं देखा निर्मल, मुझे पूरा विश्वास था कि शर्मा मेरी बात टाल नहीं सकता। अर्थात जज ने किसी शर्मा से उनके नियुक्ति के बारे में चर्चा की होगी और इसीलिए यह दोनों पद उनका बेटा और बेटी दोनों के लिए हासिल हुए हैं। परंतु सचिव उनकी कौटुंबिक प्रतिभा कहकर उनकी खुशामद करते हैं। और ऐसी अवस्था में बैरे ने आकर अर्थात दूत ने आकर कहा कि तुम्हें मिलने के लिए 2 बच्चे आए हैं। जज उन्हें कुछ देकर लौटाने की बात करते हैं, परंतु बैरे ने कहा दोनों भाई बहन मालूम होते हैं, वह कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, वह बस आपको मिलना चाहते हैं। जज आज विशेष प्रसन्न थे, खुशी का दिन था और इसीलिए इनकार नहीं कर सके। उन्होंने बच्चों को उन्हें मिलने की इजाज़त दी। नीना और कमल जज के सामने आ गए, परंतु बच्चे डर गए थे। डर के कारण मुंह से कोई शब्द निकल नहीं रहा था। मनमोहिनी ने बच्चों को साहस देते हुए कहा कितने प्यारे कितने सुंदर बच्चे हैं,
ऐसा कहते ही नीना बोलने लगती है। जज को कहती है, आपने मेरे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दें। कमल भी दृढ़ता से जज से कहता है, हमारे पास 50 रुपये है, आपने 3000 रुपये लेकर एक डाकू को छोड़ा था। नीना कहती है, लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं है, महंगाई बढ़ गई थी इसीलिए उन्होंने 20 रुपयों की रिश्वत ली थी। रिश्वत कम हो तो 1-2 दिन मैं आपके पास रह सकती हूँ। कमल फिर दृढ़ता से जज से कहता है, मेरी जीजी खूबसूरत है और खूबसूरत लड़कियों को लेकर आप काम कर देते हैं। दोनों भाई बहन रटे हुए पाठ की तरह अपनी बातें खोल रहे थे, अपनी व्यथा उनके सामने रख रहे थे। नीना और कमल की बातें सुनकर जैसा लग रहा था कि धरती सूर्य की चुंबक शक्ति से अलग हो रही है, परंतु यह धरती अब भी घूम रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लेखक ने प्रस्तुत धरती अब भी घूम रही है कहानी के माध्यम से सामाजिक एवं न्याय व्यवस्था की भ्रष्टाचार की पोल खोलने का जो प्रयास है वह इस कहानी में किया है। धरती अनेक अनाचार, अन्याय, नैतिकता एवं पाखंडपूर्ण व्यवहार के बावजूद घूम रही है। धरती अब भी घूम रही है। कथा वस्तु के साथ दूसरा तत्व है पात्र तथा चरित्र चित्रण। इस कहानी में नीना, कमल, मौसी, मौसा, उनके लड़के प्रदीप और रंजन दोनों इस कहानी के पात्र हैं। कथोपकथन अत्यंत मार्मिक कथन है। जैसे बच्चों का संवाद हम लोगों ने देखा वह अत्यंत मार्मिक है, हमें सोचने के लिए विवश करता है या भ्रष्टाचारी व्यवस्था की पोल खोल देता है। जैसे आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है, आप उन्हें छोड़ दें। कमल दृढ़ता से कहता है, हमारे पास 50 रुपये है, आपने 3000 रुपये लेकर एक डाकू को छोड़ दिया था। नीना कहती है, लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं है, महंगाई बढ़ गई थी, उन्होंने 20 रुपये रिश्वत ली थी, रिश्वत कम हो तो मैं 1-2 दिन आपके पास रह सकती हूँ। बच्चों के संवाद काफी मार्मिक है। देश काल वातावरण के रूप में मातृहीन बालकों की समझदारी वृत्ति का प्रतिपादन इस कहानी में हुआ है। भाई बहन संबंधों की जो आत्मीयता है वह इस कहानी के माध्यम से उजागर हुई है। मौसी का घटता प्रेम तथा परिवार का जो घटता प्रेम है, दिन ब दिन घटता प्रेम इस कहानी से उजागर हुआ है। भ्रष्टाचारी न्यायिक व्यवस्था का पर्दाफाश करने का प्रयास भी विष्णु प्रभाकर जी ने इस कहानी के माध्यम से किया है। भाषा शैली के रूप में पात्रानुकूल भाषा है, प्रसंगानुकूल भाषा है, प्रवाही तथा बोलचाल की भाषा का प्रयोग इस कहानी में हुआ है और उद्देश्य के रूप में अपने माता एवं पिता से बढ़कर अपने बच्चों से कोई प्रेम नहीं कर सकता। माता माता होती है और पिता पिता होते हैं, उनसे बढ़कर और कोई प्रेम बच्चों से नहीं कर सकता। अपने बेटों का दर्द, बच्चों का दर्द, उनकी व्यथा माता पिता आत्मीयता से जान पाते हैं, उतना दूसरा कोई नहीं पा सकता। यही इस कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।